हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऊष्मा और ताप से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला भाग देखेंगे। यह वीडियो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तापमान मापने का पैमाना है? तो पहला दिया है सेल्सियस, दूसरा दिया है फ़ारेनहाइट, तीसरा दिया है केल्विन, चौथा दिया है रोमर। तो ये जो चारों हैं वो क्या है? तापमान को मापने का पैमाना है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर ये चारों ही तापमान को मापने का पैमाना है। हमारा अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो परम शून्य ताप का मतलब है न्यूनतम संभव तापमान। न्यूनतम संभव तापमान को ही क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। और न्यूनतम संभव तापमान क्या हो सकता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें से 0 केल्विन, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। और यदि हम लोग सेल्सियस पैमाना पर बात करेंगे तो न्यूनतम संभव तापमान कितना हो सकता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तापमान के पैमानों के मध्य सही संबंध है? तो हमें यहाँ पर इस प्रश्न में यह बताना है कि जो तापमान के विभिन्न पैमाने हैं फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, इनमें कौन सा संबंध होता है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर जो ऑप्शन ए में जो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन के मध्य संबंध दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है। और ये संबंध क्या है? 1-32/180 बराबर C/100 बराबर K-273/100। तो ये कथन यहाँ पर जो दिया है संबंध वो बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होना चाहिए? तो इन 4 ऑप्शनों में से जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होना चाहिए? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और यदि हम लोग इसे सेल्सियस पैमाने पर देखेंगे तो कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान का तापमान 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो केल्विन पैमाने में उसका तापमान लगभग कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाना में संबंध क्या होता है? तो F-32/180 बराबर K-273/100। अब हम लोग यहाँ पर F का मान रखेंगे, कितना दिया है? 37 -32 हो जाएगा बटे 180 और इधर इक्वल में क्या रहेगा? K-273/100। यहाँ पर 180 और 100 कट जाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5 और ये सॉल्व होगा तो कितना आएगा? ऊपर में माइनस हो जाएगा, 37 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। तो कितना आ जाएगा हम लोग पास? 5/9 बराबर K-273/5। अब हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इस साइड आके 5 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 25 आ जाएगा। और 9 का गुणा हम लोग इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9K - 9 × 273। अब इस इक्वेशन को हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो K का मान कितना आएगा? लगभग 275 आएगा, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा? तो हम लोग यहाँ पर केल्विन और सेल्सियस पैमाने के मध्य संबंध जानते हैं और वो संबंध क्या है? C/100 बराबर K-273/100। यहाँ पर जो बटे में 100 दिया है दोनों साइड में वो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? C बराबर K - 273।
यहाँ पर हम लोग के का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 273। तो सी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर -273। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है सबसे पहले थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए गैलीलियो ने। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है सबसे पहले थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने किया था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है ऊर्जा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का आभास होता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है क्या कहलाती है। तो इन 4 ऑप्शन में हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है, ऊष्मा धारिता, जिसे हम लोग हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है क्या कहलाती है, ऊष्मा धारिता कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी। और विशिष्ट ऊष्मा धारिता को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। आप लोग को यहाँ पर याद रखना है ऊष्मा धारिता और विशिष्ट ऊष्मा धारिता में केवल क्या अंतर है, यहाँ पर क्या आ गया है, एकांक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है ऊष्मा धारिता की इकाई क्या है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है जिसमें से सही उत्तर क्या है, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए। तो आप लोग को याद रखना है ऊष्मा धारिता की इकाई क्या है, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है विशिष्ट ऊष्मा धारिता की इकाई क्या है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है विशिष्ट ऊष्मा धारिता की इकाई क्या है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला है कैलोरी, दूसरा है जूल, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यहाँ पर कैलोरी और जूल ये दोनों ही ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। कैलोरी को हम लोग CGS पद्धति में लेते हैं और जूल को SI पद्धति में लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक कैलोरी ऊर्जा कितने जूल के बराबर होती है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 4.18 जूल। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है एक कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है वस्तु ए व वस्तु बी में से वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु बी की तुलना में कम है तो क्या होगा, वस्तु ए जल्द गर्म होगी। इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दिया है ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होती है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम पानी के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। तो क्या है आवश्यक ऊष्मा, 1000 कैलोरी। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है 1 किलोग्राम पानी के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 1000 कैलोरी की आवश्यकता होती है।
हमारा अगला प्रश्न है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन पैमाने में बदलने पर कितना प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिग्री सेंटीग्रेड और जो केल्विन पैमाना है उसके मध्य क्या संबंध होता है, C/100 बराबर K-273/100। तो यहाँ पर 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, C बराबर K-273। और यहाँ पर C का मान कितना दिया है, 25, तो बराबर क्या हो जाएगा, K-273। ये -273 इस साइड आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो K का मान कितना आ जाएगा, K का मान 298 K आ जाएगा। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, 298 केल्विन। हमारा अगला प्रश्न है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल जो है वो घट जाती है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। हमारा अगला प्रश्न है अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पायरोमीटर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम होता है। हमारा अगला प्रश्न है जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा। तो पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी। तो आप लोग को याद रखना है जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का जो आयतन होगा वो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है। उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ते जाएगी। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऊष्मा और ताप से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला भाग देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।